हाँ, तो डियर स्टूडेंट, गुलामी की जंजीरों से स्वतंत्रता की शान अच्छी है। गुलामी की जंजीरों से स्वतंत्रता की शान अच्छी है। चंद रुपये की नौकरी से तो चाय की दुकान अच्छी है। हाँ भाई, तो यह किसी ने कहा है कि गुलामी की जंजीरों से स्वतंत्रता की शान अच्छी है और चंद रुपये की नौकरी से चाय की दुकान अच्छी है। हाँ, तो बच्चों, आज का हमारा टॉपिक रहा कि जो इंटर एग्ज़ाम 2012 के 13वां प्रश्न है जो और में आया है। व्यतिकरण को परिभाषित करें। यंग के दिक्छिद्र प्रयोग में फ्रिंज की चौड़ाई का व्यंजक प्राप्त करें। तो ये रहा हमारा प्रश्न का जवाब। देखिए, प्रश्न का प्रकाश का व्यतिकरण, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट, प्रकाश तरंगों के अध्यारोपण के कारण, प्रकाश तरंगों के अध्यारोपण के कारण प्रकाशित क्षेत्र पर प्रदीप्ति घनत्व के पुनः वितरण की घटना को प्रकाश का व्यतिकरण कहते हैं। यानी प्रदीप्ति घनत्व के वितरण की घटना को प्रकाश का व्यतिकरण कहते हैं। अब आइए, इसमें प्रदीप्ति घनत्व क्या है? तो प्रदीप्ति घनत्व एकांक क्षेत्रफल पर प्रति सेकेंड आपतित प्रकाश की ऊर्जा को प्रदीप्ति घनत्व कहते हैं। यानी एकांक क्षेत्रफल पर, एकांक क्षेत्रफल का मतलब समझ लीजिए कि जैसे मान लिया जाए कि यह एकांक क्षेत्रफल 1 cm लंबा है, 1 cm चौड़ा है, तो इस पर जितनी प्रकाश की किरणें आती हैं, है ना, प्रकाश की किरणें जितनी आती हैं, तो वही एकांक क्षेत्रफल पर प्रति सेकंड आने वाली प्रकाश ऊर्जा को ही प्रदीप्ति घनत्व कहते हैं। जिस बिंदु पर परिणामी तीव्रता अधिकतम होती है, जिस पर तीव्रता अधिकतम होती है, उस बिंदु के व्यतिकरण को संपोषी या रचनात्मक व्यतिकरण कहते हैं। तथा जिस बिंदु पर परिणामी तीव्रता न्यूनतम यानी सबसे कम होती है, परिणामी तीव्रता, प्रकाश की तीव्रता जहाँ पर सबसे कम होती है, उस बिंदु के व्यतिकरण को विनाशी व्यतिकरण कहते हैं। यानी वो डार्क होता है, यानी अंधेरे में रहता है। तो आइए अगला, 2021 का ऑब्जेक्टिव का एक प्रश्न पूछा गया है इसी अध्याय से। कैसे भाई? किस भौतिक राशि का पुनः वितरण प्रकाश का व्यतिकरण होता है? किस भौतिक राशि का पुनः वितरण प्रकाश का व्यतिकरण होता है? हाँ, तो भाई ये है आवृत्ति का, कि तीव्रता का, कि तरंगदैर्घ्य का, कि चाल का। तो स्पष्ट है भाई कि इसमें तीव्रता का ही पुनः वितरण होता है ना, प्रकाश का व्यतिकरण कहलाता है। यानी तीव्रता का पुनः वितरण ही प्रकाश का व्यतिकरण कहलाता है। हाँ, तो जैसा कि उधर यहाँ पर बताया गया है कि जहाँ अधिकतम तीव्रता हो वहाँ पर संपोषी व्यतिकरण होता है, और जहाँ न्यूनतम तीव्रता हो वहाँ विनाशी व्यतिकरण होता है। तो तीव्रता पर ही तो, तीव्रता ही तो भौतिक राशि है जिस पर प्रकाश का व्यतिकरण होता है। पुनः यानी पूछा कि किस भौतिक राशि का पुनः वितरण प्रकाश का व्यतिकरण होता है, तो तीव्रता का पुनः वितरण ही प्रकाश का व्यतिकरण होता है। अब 2021 का 5वां प्रश्न क्या है? संपोषी व्यतिकरण की 2 आवश्यक शर्तों को लिखिए। कहता है कि संपोषी व्यतिकरण यानी व्यतिकरण 2 तरह के हो गए, एक विनाशी यानी एक रचनात्मक और एक विनाशात्मक। रचनात्मक को ही हम संपोषी के नाम से भी जानते हैं। तो रचनात्मक या संपोषी एक ही चीज़ है। 2021 का 5वां प्रश्न है, संपोषी व्यतिकरण की 2 आवश्यक शर्तों को लिखिए। यानी किस शर्त पर संपोषी व्यतिकरण होगा? तो देखिए भाई, पहली बात है प्रकाश स्रोत या तरंगों को कला संबद्ध होना चाहिए, कला संबद्ध होना चाहिए। दूसरा है आवृत्ति एवं तरंगदैर्घ्य समान होनी चाहिए, आवृत्ति एवं तरंगदैर्घ्य समान होना चाहिए।
तीसरा है रचनात्मक व्यक्तीकरण के लिए पथांतर 2n λ/2 यानी सम गुणज होना चाहिए 2n λ/2। तो 2 कर जाएगा तो हो जाएगा n लैम्डा। तो रचनात्मक व्यक्तीकरण के लिए पथांतर पथों का अंतर 2n λ/2 यानी n लैम्डा होना चाहिए। और विनाशी व्यक्तीकरण के लिए विषम गुणज यानी 2n + 1 सम गुणज नहीं है, सम तो हुआ केवल 2n और विषम हुआ 2n + 1 और λ/2 तो दोनों में ही है। तो ये विषम गुणज है, 2n + 1 विषम कहलाता है और 2n सम होता है। ये 2n सम गुणज है, 2n + 1 विषम गुणज है। तो ये विनाशी व्यक्तीकरण के लिए पथांतर होना चाहिए 2n + 1 λ/2 और रचनात्मक के लिए होना चाहिए 2n λ/2 यानी सम गुणज और इसमें विषम गुणज। और ये अगला है एक शर्त और कि प्रकाश स्रोत संकरा होना चाहिए। हाँ तो भाई 4 गो शर्त है, लेकिन इसमें से आपको 2 आवश्यक शर्तों को ही लिखना था, लेकिन हमने 4 गो दिया तो इसलिए कि आप जो आसान समझें उसे आप लिख लें। तो 2 शर्तों में लिखना है, 2 ही शर्त को लिखना है जबकि 4 शर्त दिया गया। अब आइए एक और डिफरेंस हम लोग जानेंगे, पथांतर एवं कलांतर। डिफरेंस नहीं तो ये इसमें क्या संबंध है, संबंध को जानेंगे। तो देखिए पथांतर यानी पाथ डिफरेंस एवं कलांतर यानी फेज डिफरेंस। तो देखिए काला में अंतर को कालांतर कहते हैं और पथ में अंतर को पथांतर कहते हैं। जैसे ये देखिए S2P -S1P ये पथ का अंतर है और ये देखिए कला का अंतर है। ये शीर्ष से इस शीर्ष तक कला का अंतर है जो 2π के बराबर है, क्योंकि एक पूर्ण वृत्त बन सकता है। नीचे ये आधा वृत्त है और ऊपर का मिलाकर अर्धवृत्त होगा और दोनों मिलकर के पूर्ण वृत्त हो जाएगा। तो इस तरह से इसका कलांतर 2π हो जाएगा। आइए चलते हैं, मानना पथांतर x के लिए, पथांतर को हमने क्या माना x के लिए कलांतर फाई है, कला का अंतर फाई है। चूंकि लैम्डा, यहाँ देखिए लैम्डा है, लैम्डा के लिए कलांतर क्या है 2π है ना, क्योंकि कला में अंतर 2π का है। यहाँ से 360 डिग्री पर ये दूसरा शीर्ष है, ये शीर्ष के बाद दूसरा शीर्ष 360 डिग्री पर है, यानी ये 90 डिग्री 90 डिग्री हो जाएगा 2π। ये पाई हो जाएगा 90 90 180 पाई हो जाएगा और नीचे पाई है यानी 2π है। तो देखिए 360 हो जाता है 2π। तो x के लिए कलांतर फाई है, लैम्डा के लिए कलांतर 2π और 1 के लिए 2π/λ हो जाएगा। हम x का मान निकालेंगे तो x के लिए x इसमें गुणा हो जाएगा। तो फाई क्या है कलांतर, x क्या है पथांतर। तो कलांतर बराबर हुआ 2π/λ पथांतर। पथांतर क्या है भाई S2P -S1P, यही तो है पथांतर। और कलांतर ये कला में अंतर है तो ये 2π है। तो अब हमें ये ऑब्जेक्टिव के लिए भी याद रखना है, कलांतर बराबर 2π/λ इंटू पथांतर, पथ में अंतर, यानी पाथ डिफरेंस इक्वल टू 2π/λ फेज डिफरेंस। हाँ तो भाई थोड़ा आपको याद होगा। अगर वीडियो अच्छा लगता हो तो लाइक सब्सक्राइब कर देंगे और फिर ताकि आपको फिर ऐसा वीडियो दिया जा सके, तो आप थोड़ा लाइक सब्सक्राइब करते रहेंगे। तो थैंक यू बच्चों।